Namaskar, hello and welcome to the official YouTube channel of Borthakur IAS Academy. Today is 24th April 2023 और आज के दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. माय नेम इज अंतरा भुया. लेट अस बिगिन विद द सेशन. ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसका एक स्नैपशॉट. आज 24 अप्रैल है, मंडे, तो ये आज का स्नैपशॉट है जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन के ऊपर आर्टिकल्स आपके लगातार देखने को मिल रहे हैं. आज एडिटोरियल में एक आपका मैटर ऑफ पॉलिसी, इसके तहत यहाँ पे देखिए, इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन कैन बी अ बून. किस तरीके से इंडिया का जो ह्यूज पॉपुलेशन है अभी वो हमारे लिए बून भी बन सकता है और बेन भी बन सकता है, यानी कि प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. तो ये आर्टिकल आपका फोकस कर रहा है कि किस तरीके से हम इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में लेके जा सकते हैं, एक बून बना सकते हैं या फिर एक बेन बना सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल के साथ, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि शुरू हुआ है इस टाइटल के साथ, इंडिया as most populous can be more boon than bane. मतलब ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा जो है हमें इस चीज़ का हो सकता है. अब देखिए, नॉर्मली हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था, जब ये लास्ट टाइम आपका 21 को मोस्ट प्रोबेबली आया था, तब हमने देखा था कि एक सोशलिस्ट एरा का जो एक पॉलिसी रहता है या फिर एक जो सोशलिस्ट एरा का जो माइंडसेट रहता है कि किस तरीके से एक ह्यूज पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी वगैरह का आपका कंसेप्ट जुड़ा हुआ रहता है. लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से क्या है, पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक एडवांटेज करके यूज़ कर सकते हैं या फिर एक डिज़ास्टर के रूप में ये हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा. तो ये हमारे ऊपर है, ये पॉलिसीज़ के ऊपर है. सो चाइना इज़ प्रोजेक्टेड टू हैंड ओवर द बेटन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री टू इंडिया बाई मिड 2023. तो यहाँ पे इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रहा है, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट कोई ऐसा डेट नहीं है कि इस डेट के आगे हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे. अब हम थोड़ा सा डेटा देखते हैं इसमें क्या है. पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देखिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो अभी का पॉपुलेशन है, अभी इंडिया विल हैव एन अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ 142.86 करोड़. ये फिगर ध्यान रखना है. बाय मिड 2023 तो हम लोग का पॉपुलेशन कितना होगा, 142.86 करोड़ बाय मिड 2023. तो वही अगर चाइना का पॉपुलेशन यहाँ पे देखा जाए तो चाइना का पॉपुलेशन आपका 142.57 करोड़ बाय मिड 2023. तो इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ पे जो है चाइना से क्लियरली ज़्यादा बाय मिडल ऑफ द ईयर 2023. तो यहाँ पे कुछ सवाल निकल के ये आता है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़. अगर ये एक बून है, अगर ये एक प्लस पॉइंट है, या फिर अगर हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस ग्रोइंग पॉपुलेशन से. नेक्स्ट, ये जो कॉस्ट रहेगा, सो कॉस्ट फ्रॉम बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अगर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो बहुत सारे उसके साथ, फॉर एग्जांपल बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर एक्सेट्रा जुड़ा हुआ रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे. वाइल द डिबेट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज नॉट न्यू, देयर आर जनरल एंड पेसिमिस्टिक व्यू ओवर दिस चेंज इन डेमोग्राफिक रैंक ऑर्डर. तो यहाँ पे इंडिया में बहुत पहले से ही पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके जो आपका डिबेट है वो तो चलता आ रहा है, लेकिन अभी क्या चीज़ है, अभी ये जो डिविडेंड देखने को मिला है ये आपका एक डिज़ास्टर होगा या फिर इससे प्लस पॉइंट निकल के आएगा. तो ये कैसे पता चलेगा, इज इट अ डिविडेंड और अ डिज़ास्टर, ये कैसे पता चलेगा. द आंसर इज वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर 1 द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. किस तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये यूथ पॉपुलेशन है जिसका ग्रोथ हो रहा है. एजिंग पॉपुलेशन या फिर इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा निकल के आ सकता है.
साइज ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे मैटर करता है, एंड इट्स कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन वाइज भी वी आर ऑन अ प्लस पॉइंट और we have an added advantage, as well as mechanism through which a country translates demographic bonus into economic dividend. किस तरीके से ये जो आपका मैन पावर है या फिर ये जो आपका डिविडेंड है, यूथ है सरल भाषा में, इसको हम किस तरीके से देश के इकोनॉमी को और बेहतर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इंडिया का केस आपका ये है. इंडिया का केस में पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्स बन सकता है या फिर बर्डन भी बन सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन व्हाट वी आर डूइंग. अभी हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था, कुछ जगहों पे 2.1 फर्टिलिटी रेट था, तो कुछ जगहों पे 2.0 फर्टिलिटी रेट यहाँ पे आपका नजर आ रहा है. और ये जो है ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट लेवल है, क्योंकि जो है कहते हैं ना यहाँ पे 2 पेरेंट्स हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए, तो ये हो गया एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट रेट. इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी रहते हैं, पर फर्टिलिटी रेट सबसे पहले तो यहाँ पे 2 अगर है तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन पर पेरेंट आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज रहेगा. चाइना का पॉपुलेशन इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करके रखा हुआ था, इसलिए. ओके, इंडिया में क्या दिक्कत है, इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है. अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से द मैटर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ. हाउएवर इट इन केस ऑफ इंडिया अभी हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट बाय द ईयर 2064 इंडिया के केस में भी क्या देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा. और जो पॉपुलेशन साइज है वो पीक पे पहुंचेगा 169.6 करोड़ में बाय द ईयर 2063, और उसके बाद हो सकता है कि फिर से यहाँ पे डिक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिले. अब अगर हम बात करें, हमने कहा था ना किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमने देखा था कि नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज एंड कॉम्पोजिशन. तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाउ डू वी सी द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन केस ऑफ इंडिया. तो इंडिया के केस में कॉम्पोजिशन किस तरीके से है कि जो 15 से 64 एज ग्रुप है, यहाँ पे ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन है, या आपका वर्किंग एज है प्लस माइनस. ओके, तो इस वर्किंग एज में ज़्यादातर पॉपुलेशन इस वर्किंग एज में आ रहा है. ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट नहीं है. जो आपका 0 to 14 ईयर्स का बच्चा है वो तो चाइल्ड हो गया ना, तो वो तो काम करने नहीं जाएगा, वो तो चाइल्ड हो गया, तो इसीलिए वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गया. जो 65 ईयर्स प्लस जो हो गए वो सीनियर सिटीजन हो गए, तो वो भी क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए. सो दिस इज द डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि वर्किंग एज में ही ज़्यादातर लोग आ रहे हैं. तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पोजिशन वाइज ये बुरा नहीं है, इसको एसेट या फिर एज अ बून यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, 68% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन केस ऑफ इंडिया बाय 2023, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स. और क्योंकि 68% पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, मतलब इस एज ग्रुप में है 68%, तो आप खुद सोचिए लगभग 70% जो है वो इकोनॉमी जनरेट करने में मदद करेगा. सो दिस इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट. ये इसको क्या हम यूथ को या फिर क्या हम पॉपुलेशन को इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ हम कर पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. Okay, next see, demographic window of opportunity in itself will not automatically turn into economic डिविडेंड. मतलब ये आपके पास 68% पॉपुलेशन है 15 से 64 तक, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमिक जो है नहीं दे देगा, अपने आप से तो नहीं हो जाएगा ना कि हाँ लगभग 70% है 15 से 64 तक, तो हर कोई अपने आप से इकोनॉमी में जॉब जनरेट करके अपने आप से जो है इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा. इज इट पॉसिबल? नो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिसीज को लेके आना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास रेलिवेंट मैकेनिज्म्स जो है वो होने पड़ेंगे. अब यहाँ पे 4 की रेलिवेंट मैकेनिज्म्स के बारे में बात किया गया है. लेट अस सी व्हाट आर दीज. नंबर 1,
एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन। आप ये सोचिए, अगर आपके पास 68% पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर्स के बीच में, तो डेफिनेटली लगभग 70% के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना पड़ेगा, आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा। सो नंबर 1 इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अगर अनस्किल्ड लेबर है, फॉर एग्जाम्पल अभी मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अगर आपका मान लीजिए रूरल रीजन में नहीं, अर्बन रीजन में है, जहाँ पे स्किल किया जा सकता है, बेसिक एजुकेशन वगैरह सब अच्छा है, तो इन दैट केस यहाँ पे स्किल इंडिया प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ऑल दीज थिंग्स आर टू जनरेट योर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किया जा सकता है, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट थ्रू मेक इन इंडिया या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक जा सकते हैं। बट यू हैव टू everybody has to work hand in hand to achieve employment and be a part of the economic dividend as well. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एजुकेशन, स्किल जनरेशन, बेस हेल्दी लाइफ स्पैन होना, डिजीज वगैरह से जो है पूरे पॉपुलेशन को यहाँ पे सेफ गार्ड करना, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इफ देयर आर एनी हेल्थ हजर्ड्स लाइक क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस, तो उसको फाइट करने का एबिलिटी रखना। इन सब चीज़ों के लिए फिर से नंबर 2 वी हैव टू हैव अ रेलिवेंट मैकेनिज्म। ओके, नंबर 3 इज डेफिनेटली गुड गवर्नेंस, e-governance, corruption-free government, and a healthy environment in the government. This will increase the efficiency of the government and as well as this will also make the population more productive. एक efficient government जो है वो अपने citizens को definitely और productive बनाएगा। Now last but not the least, what is in perspective in case of India? तो यहाँ पे देखिए opportunities and costs are the two side of the same coin, जिसको cost benefit ratio बोलते हैं ना, तो two sides of the same coin to being the world's largest populous country, क्योंकि because India is the world's most populous country, तो यहाँ पे अब cost benefit क्या है? There is a huge cost involved in converting the 68% population between the 15 to 64 years, providing the basic healthcare facility, basic education facility, etc. इन सब में already cost है, और benefit क्या है? हम hopefully हम economic dividend इस पे expect कर रहे हैं। Provided economic dividend कैसे मिल सकता है? स्किल, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करके, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सब ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करके ये मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर हमें एक सेक्टर को सिर्फ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आगे बढ़ सकते हैं क्या? इसके अलावा हमें जो है प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, एंड टर्शियरी दैट मीन्स योर फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर हैज़ अट्रैक्टेड अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्क फोर्स अगेन। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी जो है ये आपका नज़र आता है, दैट IT सेक्टर इज also contributing huge part in the GDP, और ये जो है GDP का contribution आने वाले समय में भी अगर हम देखें तो आपका इससे increase होता जा रहा है। So as you can see here, the demographic opportunity in the form of greater share of working age population has the potential to boost per capita GDP by additional 43% by 2061, यानी कि अभी जो GDP का आपका कंडीशन है उससे 43% बूस्ट आ सकता है बाय द ईयर 2061, अगर ये जो पॉपुलेशन का पोटेंशियल है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर उसको सही से एक जो है यूटिलाइज किया जाए। एट द सेम टाइम टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि अभी 2.1 में है, कहीं आपका 2.0 भी लिखा जा रहा है, तो ये आपका कम होके 1.8। ना यू कैन सी 1.8 इज बिलो द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कितने पे होता कि अगर 2 लोग हैं और 2 के 2 बच्चे, तो ये क्या होता, ये आपका रिप्लेसमेंट रेट हो गया। लेकिन उसमें डिजीज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपके रहते हैं, माइग्रेशन रहता है, सिटीजनशिप रहता है, बहुत सारी चीज़ें और रहते हैं, पर इसमें देखिए नंबर इज ओनली 1.8, नंबर इज ओनली लेस देन द रिप्लेसमेंट रेट। ओके, सो गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच, ये चाइना के लिए यूज किया जाता था, दैट नेशन कि इससे पहले कि वो नेशन आपका इतना पॉपुलेशन क्या है, इतना ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से रिच बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। पर इंडिया के केस में हमने देखा ये डेटा जो है आपका 68% पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स में ही है, तो इतना जल्दी ये रिप्लेसमेंट नजर हो सकता है ना आए। ओके,
Next, we can see there is another challenge with respect to your what is causing more damage is your climate change, and economic harm is invisible and unsustainable production, consumption, and this is very, very important. Unequal distribution मोर देन विजिबल पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडिया में इस तरीके से पॉपुलेशन हाईएस्ट आ गया तो उसमें ही सिर्फ कंसंट्रेट करना है, क्यों? हाँ, दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट वी डू नॉट हैव हार्श पॉलिसीज लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी एक्सेट्रा, राइट? तो इसीलिए चाइना का नंबर ड्रेस्टिकली आपका गिर गया और इसीलिए इंडिया का नंबर यहाँ पे हाईएस्ट में नजर आ रहा है। बट अदरवाइज we are already slowing in growth and not a very we're not rapidly increasing in growth. Okay, so other problems are like unequal distribution of resources and consumption of resources. That is your even more dangerous problem. Okay, so that is how if India falls short in this, its demographic dividend can become a demographic disaster if, for example, we are not able to provide गुड ह्यूमन कैपिटल। इन वन वर्ड, अगर ह्यूमन कैपिटल हम नहीं कर पाए, मतलब गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, गुड एम्प्लॉयमेंट, ये सब अगर हम नहीं कर पाए तो इन दैट केस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो प्लस के जगह पे हो सकता है माइनस की तरफ जाए और यहाँ पे जो है डिजास्टर बन जाए। ठीक है, एक यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन यहाँ पे जीएस पेपर 2 देखिए। क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इससे रिलेटेड है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region. तो कहा जा रहा है, आज आपका न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था, यहाँ पे ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, यहाँ पे आपका इंसर्जेंसी काफी समय से देखने को मिला है। तो किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये इंसर्जेंसी अभी भी क्यों यहाँ पे सरवाइव कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल को, जो आपका आर्टिकल यहाँ पे आया है, दैट इज अ न्यू ट्रोइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। The goal of connecting a large part of South Asia with Southeast Asia can be steered by the trade of Bangladesh, India and Japan using the Northeast as focal point. तो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को एज अ फोकल पॉइंट यूज करके सभी यहाँ पे स्टेट्स को लेके, सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेके एज अ फोकल पॉइंट यहाँ पे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एंड हाउ कनेक्शंस कैन बी मेड विद द नेबरिंग नेशंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है और ये जो आर्टिकल है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। तो नंबर 1 यहाँ पे जो इशू निकल के आता है वो क्या है, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था, दैट इज अबाउट सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, इन सिक्योरिटी चैलेंजेस का डायरेक्ट असर किसमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने को मिलता है। ओके, हाउएवर इन द पास्ट वी हैव overcome a lot of these security constraints, but not all of them, as a result of which still there are little bit less investments are happening and comparatively little bit less changes are happening. तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, 7 sisters and 1 brother. Who is the brother? Sikkim is the brother of 7 sisters. Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura so is undergoing a dramatic change. So it has overcome several but not all security challenges and is now heading towards economic development. So security challenges are directly are इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, क्योंकि पास्ट में हमने कम किया काफी एक्सटेंट तक, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है। अभी एम्स का इनॉग्रेशन हुआ है, तो अभी बहुत सारे ब्रिजेस का कनेक्टिविटी हुआ है, रिड्यूसिंग द ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप इसको घर पे भी पढ़ सकते हैं,
पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। याद रखने के लिए क्या है, ये याद रखिएगा, लाइक अ फॉर्मूला दैट सिक्योरिटी चैलेंजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉलिटिकल चेंजेस हैव बीन हेल्पफुल एज वेल। अगर पॉलिटिकल चेंजेस रहा, सो इट इज extensive web of linkages with neighboring Bangladesh, Japan, etc. as a result of which significant development partner यहाँ पे जो है इंडिया है फॉर बोथ दी नेशंस, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ। नंबर 1 सिक्योरिटी चैलेंज, नंबर 1 क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से बहुत सारा पूरे, इट इज द नॉर्थ ईस्ट इज द डोर टू द इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश के साथ, जैसे कि जापान के साथ जो टाइज है, जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी निकल के आ सकता है। ठीक है, फॉर दैट मैटर जापान इज important point in this particular thing. The third India-Japan intellectual dialogue has happened from April 11 to April 12, 2023, hosted by the Asian Confluence ESCON in Agartala, Tripura. तो त्रिपुरा के अंदर हुआ था India-Japan intellectual dialogue. So this was an ideal opportunity to assess the evolving thinking of experts and policy makers. तो यहाँ पे जो आपका इंडिया और जापान के बीच में इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ, यहाँ से काफी सारे चेंजेस देखने को मिले. सो दिस इज लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी विच हैज कम अप. ओके, सो व्हाट दिस इट ब्रिंग ट्रोइका ऑफ Bangladesh, or bringing the troika of Bangladesh, India and Japan closer for producing path breaking changes in the northeast. तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस लाया जा सकता है. अब किस तरीके से चेंजेस लाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या क्या विजन है और क्या क्या किया जा सकता है. अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये एक गेम चेंजर तो हो सकता है, किस तरीके से आपका सब हेडिंग की तरह आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं. तो किस तरीके से चेंजेस यहाँ पे ला सकते हैं. नंबर 1 देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोतरबारी डीप सी पोर्ट DSP on the southeastern coast of Bangladesh. It is being constructed by Japanese assistance. तो वहां पे जिस तरीके से यहाँ पे मोतरबारी में क्या देखने को मिला, जापानीज असिस्टेंस देखने को मिला पोर्ट बनाने में. ओके, नेक्स्ट सी, द लॉन्ग टर्म विजन इज फॉर बांग्लादेश एंड द नॉर्थ ईस्ट टू बिकम अ हब एंड की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑलरेडी वी से द नॉर्थ ईस्ट इज द की और द डोर टू द साउथ ईस्ट एशिया. तो दिस इज एन important initiative, or you can say Japan's contribution is also important in this development. Okay, number 2, Hiroshi Suzuki, Japan's ambassador to India, emphasized at the conference that while increased connectivity of road and railway infrastructure projects में investments are very important, and if these investments happen then this will create a value chain, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल हो सकता है कि हम लोग इंपोर्ट के जगह पे एक्सपोर्ट्स को, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे नजर आ सकता है. बेटर ट्रांसपोर्ट इज द की टू बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो बोथ विल गो हैंड इन हैंड इन दिस पर्टिकुलर केस. इसके अलावा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा था कि जापान एंड पोर्ट, उस तरीके से पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा सकता है. इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट इज द नॉर्थ ईस्ट इज ब्लेस्ड विथ वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑलरेडी वी नो दैट. ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार से जुड़ा हुआ है. दिस इज एन एसेट कि हाँ, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू आपका एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. और जैसे कि बांग्लादेश के अंदर जापान ने मोतरबारी डीप सी पोर्ट पे आपका कंस्ट्रक्शन और असिस्टेंस जिस तरीके से आगे बढ़ाया, वैसे ही इंडिया के केस में बुलेट ट्रेन के केस में है. तो दिस इज लाइक अ रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे ट्रोइका वर्ड यूज किया गया, तो दैट इज वाई द वर्ड हैज बीन यूज्ड. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या है. इसके पीछे चैलेंजेस भी तो है ना. तो चैलेंजेस इसके पीछे क्या क्या है.
देन क्रिएटिंग वैल्यू चेन्स में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, देखिए एग्रीकल्चर तो है ही है, एग्रो प्रोसेसिंग तो है ही है, पर इसके अलावा और भी चीजें हैं जो से हम आपका इकोनॉमी यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे और बेहतर बना सकते हैं। लाइक मैन मेड फाइबर्स, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, वो तो नेचुरल है ना। आर्टिफिशियल वूल बहुत सारा है, मैन मेड वूल फाइबर्स बहुत सारे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है, टू व्हीलर कंपनीज, इंडिया के टू व्हीलर्स जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा आपका चलता है। तो मोबाइल फोन्स, अभी चाइना को अगर यहाँ पे चाइना का जो हर जगह एक्सपोर्ट है वो मोबाइल फोन्स का काफ़ी ज़्यादा उसमें परसेंटेज है, तो इंडिया कैन बी द एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे है, इसको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारा जो ऑलरेडी लास्ट आर्टिकल में हमने देखा था ना पॉपुलेशन वाला पॉइंट, तो इसको हम लोग एज एन एसेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस ये है कि जापान इज अ सिंगल इन्वेस्टर इन नॉर्थ ईस्ट विच इज नॉट एन वर्केबल ग्राउंड। अगर जापान एक लौता इन्वेस्टर्स रहेगा तो इससे नहीं होगा। इंडियन कंपनीज टू मस्ट इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब जापान से इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज भी तो इन्वेस्ट करे, है ना। इंडिया मस्ट ईज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इन दैट केस नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, ये कह रहे हैं। द थ्री गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो फोर्ज क्लोजर linkages of economic cooperation. That means India, Japan and Bangladesh should have closer ties on economic opportunities. Okay. फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है दो और पॉइंट्स के बारे में कि एक तो हमें, यू कैन गो थ्रू दिस, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग, मैं एकदम शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिएट करने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये इस चीज़ को आप बाकी चीज़ों में भी लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंस के केस में भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्यों फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इश्यूज में भी लिख सकते हैं, इंसर्जेंसी के केस में लिख सकते हैं कि अगर यूथ को सही डायरेक्शन में एजुकेशन, हेल्थ केयर, अगेन ह्यूमन कैपिटल को बूस्ट करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए, तो फिर बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी रूम और स्पेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी ग्रोथ किया जा सकता है तीनों नेशंस को आपस में कवर करके, और तीनों नेशंस के बेटर टाइज के साथ, इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर्टिकल यू कैन गो थ्रू दिस वंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल। ओके, now let us come to the next very important article. I hope the last two articles are clear. आप दोबारा से उसको देख सकते हैं, this, you know, the points are very clear. Okay, now let us come to the next one. Ignore this part. That is about, आपने निर्भया के केस में सुना होगा कि 18+ तब तक क्या था, उस केस से पहले तक 18 was the automatic age limit which was set कि इससे छोटा है तो जुवेनाइल के रूप में ट्रीट किया जाएगा, इससे बड़ा है तो फिर एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। बट व्हाट अबाउट द केसेस ऑफ, और फॉर एग्जांपल हीनियस केसेस लाइक रेप, or you can say other such heinous cases like murder of a planned murder and all these things which happens and done by a juvenile, so between the age of 16 to 18 for example, so can the juvenile be tried as an adult in the court? क्या कोर्ट में उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है? तो इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इसके आगे लेट अस कॉल दिस NCPC, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इन दिस पर्टिकुलर मैटर? ओके, तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। Now see, the National Commission for Protection of Children has recently issued some guidelines for conducting a preliminary assessment by the Juvenile Justice Board under Section 15 of the Juvenile Justice Act 2015. तो जो Juvenile Justice Act 2015 है, इसके तहत Juvenile Justice Board एक preliminary assessment करता है। Section 15 के तहत एक preliminary assessment करता है। सरल भाषा में देखा जाए तो ये क्या assess करता है, बेसिकली क्या फाइंड आउट करने का ये कोशिश रहता है। So this is an attempt to find out that this 16 to 18 years, is he actually like a child, like a juvenile,
or is he involved in this heinous crime or is he involved in the heinous offenses, and that is why, क्योंकि वो heinous offense में involved है, तो क्या उसे adult के रूप में treat किया जाए, तो उसका क्या state of mind है, basically उसका क्या psychology है, ये सब चीजों के ऊपर बेस करके ये जो है ये assessment इसीलिए किया जाता है. Okay, so the National Commission for, let us call this NCPCR. Okay, so National Commission for Protection of Children is under statutory obligation to monitor proper implementation of the provisions of the act. तो जो Juvenile Justice Act है इसको monitor करने के लिए कौन responsible है? The NCPCR must it is obliged कि उसको follow करना होगा इन guidelines को जो दिया गया है, assess करना होगा कि child है, जुविनाइल के रूप में यहाँ पे ट्रायल किया जाए या फिर एडल्ट के रूप में ट्रायल किया जाए. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट निकल के आया? जुविनाइल जस्टिस एक्ट 2015. कौन सा सेक्शन निकल के आया? सेक्शन 15 निकल के आया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीपीसीआर? नेशनल कमीशन फॉर Protection of Children. Then which is the board responsible for the assessment? The Juvenile Justice Board is the board responsible for this assessment. ओके, तो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट आपका किया जाएगा ये एसर्टेन करने के लिए कि जुवेनाइल के रूप में ट्रीट किया जाए कि एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए. क्लियर है? देखिए, रिप्लेसिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000. इससे पहले कौन सा चल रहा था? 2000 चल रहा था. अब कौन सा चल रहा है? 2015 एक्ट. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज प्रोवाइडेड फॉर ट्राइंग जुवेनाइल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 एज एडल्ट. अगर हीनियस ऑफेंसेस रहेगा तो भले ही 18 साल से कम हो, 16 साल का हो, 17 साल का हो, 18 भी पहुंचा नहीं हो, इवन इन दैट केस ऑल्सो द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर सेक्शन 15 विल डू द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, और अगर हुआ तो फिर उसको एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा अगर वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है. ओके, क्यों? क्योंकि जुवेनाइल में बहुत सारे चीजें रहता है, जैसे कि उसको 3 साल का मैक्सिमम सजा मिल सकता है, लेकिन एडल्ट है तो फिर जो है 7 years का, हीनियस क्राइम है तो 7 years का तो मिलेगा सजा कम से कम. सो देयर आर मेनी अदर सच थिंग. रिकॉर्ड्स किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, इधर रिकॉर्ड्स रहेगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. सो हाउ डज अ चाइल्ड गेट राइट्स एज एडल्ट? कैसे ये हो सकता है? एडल्ट के रूप में कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अ हीनियस offense, what will happen? Who has compelled this between the age group of 16 years or above the age group completed or is above 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment. तो कैसे होएगा ये? बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट इसमें करेगी और वहां से उसका फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है उस क्राइम को करने का, मेंटल कैपेसिटी क्या है और किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसने कैसे इस ऑफेंस को कंडक्ट किया है उसे देखेगी. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेक्शन 18 निकल के आता है, सेक्शन 18(3) ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो इसके तहत आपका क्या है कि अगर कोई इस तरीके का केस है जिसको कि ट्रांसफर करना पड़े तो फिर उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉर द चिल्ड्रंस कोर्ट. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, if the board after preliminary assessment under section 15 passes an order that there is a need for trial of the said child as an adult, then the board may order the transfer of the case to the children's court having jurisdiction to try such offenses. तो अगर ऐसा है कि नहीं, इसको जो है इसको जो बच्चा कहा जा रहा है नहीं, उसको एडल्ट के रूप में ट्रायल किया जाए, तो जिन कोर्ट्स के पास इसके जुरिस्डिक्शन रहता है ऐसे चिल्ड्रंस कोर्ट में उसको लेके जाया जाएगा. The sole objective of having such a preliminary assessment is to determine whether a child within the age group 16 to 18 should be tried as adult in case of heinous offense. तो क्यों ऐसा preliminary assessment किया जा रहा है? इसके पीछे का सोल क्या कारण है? कारण ये है कि जो 16 से 18 साल का कथित चाइल्ड था, ये अगर हीनियस क्राइम इसने कंडक्ट किया है, देन शुड ही बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट. सो इसीलिए ये आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, मतलब ये पता करने के लिए कि ये चाइल्ड है या फिर ये हीनियस क्राइम करने वाला एक एडल्ट है. ओके, सो द गाइडलाइंस further made it clear what are the responsibilities of the board. So the responsibility of the board is to find out whether to
ट्रीट हिम लाइक एन एडल्ट और नॉट। ये किस चीज पे बेस करके कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़े देन इवन साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स कैन बी कंसल्टेड with the help of the district legal services authority. They can also be consulted. They can undergo certain qualifications as per requirement. वो कुछ qualifications ले सकते हैं, कुछ trainings ले सकते हैं. However, the final objective and the final motive is to interact with the so-called child and to find out that whether to treat him as an adult or not. Okay, so during the preliminary assessment, the board and the experts shall also analyze and take into consideration social investigation report. तो यहाँ पे जो social investigation report निकल के आता है उसका भी help लेना है और उससे भी find out करना है. और इस report को कौन prepare करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वर्कर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा. क्या है? और सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा, एज अ चाइल्ड उसका क्या इंटरेक्शंस रहा और एज अ उसका फैमिली का क्या इंटरेक्शन रहा, ये सब चीजें यहाँ पे पता किया जाएगा. और उसके बाद फाइनली क्या किया जाएगा? द NCPCR that we had already discussed, so they are the authorities who are going to find out. So what they are going to do is the statutory obligation under section 109 of the Juvenile Justice Act 2015 to monitor the proper implementation of the provisions of the act. So जो 2015 का provisions है उसको monitor करेगी and finally ये decide किया जाएगा कि if the child is to be treated as an एडल्ट, तो सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर करने के बाद हीनियस क्राइम की वजह से ऐसे एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है. ओके, now let us come to today's question from current affairs. What is the name of the first female Air Force officer to receive gallantry award? तो gallantry award पाने वाले सबसे पहले यहाँ पे first female Air Force officer का नाम क्या है? And the answer here is your Deepika Mishra. So as you can see, Wing Commander Deepika Mishra has made history as the first female Air Force officer to receive a gallantry medal. Okay. Now let us come to the map of the day. आज के मैप में हम लोग देखने जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व. एंड एज यू कैन सी सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये आपका एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 को ही. एंड इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके पार्ट में आपका कब आया था? 1978 में आया था. ओके, तो ये दो चीजें यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है. Now today we are going to leave a simple MCQ which was asked in UPSC 2017. Please participate और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा या आप कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताएं. ठीक है. द क्वेश्चन इज योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि आज आपका डे क्या है? टुडे इज योर 24th of April. So that is why 73rd Constitutional Amendment Act को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए, यू हैव टू आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन व्हाट? क्या ये फेडरलिज्म का के लिए एक्सरसाइज है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन के लिए है, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्या इसका सही आंसर होना चाहिए इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत रहा है, तो इसलिए आई होप कि आप लोग को सेशन अटेंड करके अच्छा लगा. प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल इफ यू आर फाइंडिंग दिस information and this current affairs helpful. Okay, thank you everyone, take care, stay blessed, bye bye.